नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, समाज शास्त्र की क्लास चल रही है। कुछ कारणों से कल नहीं हो पाई थी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लास ना हो, व्यस्तता के कारण, है ना। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में अर्ध प्राथमिक समूह तक बताया था, क्वासी प्राइमरी ग्रुप्स, है ना। और क्लियरली आपको पता है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, पीजीटी, जीआईसी, इन एग्जामों को टारगेट कर रहे हैं। साथ में एनटीए नेट तो रेगुलर पढ़ते रहिए। और ये आपको पता है, अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम क्वासी प्राइमरी ग्रुप्स, अर्ध प्राथमिक समूह के बारे में आपको बता चुके थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अर्ध प्राथमिक समूह है वो किसके द्वारा दिया गया है, कूले के द्वारा दिया गया है। और इस अर्ध प्राथमिक समूह को आभासी प्राथमिक समूह भी कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया था। बोटोमोर के बारे में मैंने बता दिया था कि बोटोमोर ने क्या कहा है। गिन्सबर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और साथ में मर्टन के बारे में बता दिया था, और लैंडिस के बारे में बता दिया था कि अर्ध प्राथमिक समूह को या आभासी प्राथमिक समूह को शीत जगत कौन मानता है, लैंडिस मानते हैं। ये सब मैंने बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे संदर्भ समूह की, बात करेंगे संदर्भ समूह। अब देखिए, सर्वप्रथम संदर्भ समूह शब्द का उपयोग किसने किया था? एच हाइमन ने 1942 में अपने एक लेख, कौन सा लेख था? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने किया, तो क्या बताएंगे? एच हाइमन ने किया। कब किया? 1942 में किया, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। क्लियरली याद रखिएगा, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में एच हाइमन ने 1942 में संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और उसके बाद इसे विकसित किया मर्टन ने। विकसित किसने किया, तो क्या बताएंगे? मर्टन ने। देखिए, बार बार ये प्रश्न भैया पूछा गया है कि संदर्भ समूह के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एच हाइमन ने बताया 1942 में। 1942 में एच हाइमन ने बताया। और पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। उसके बाद संदर्भ समूह को विकसित करने का, डेवलप्ड करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मर्टन को दिया जाता है, रॉबर्ट मर्टन को दिया जाता है। अब देखिए, संदर्भ समूह क्या होता है? संदर्भ समूह क्या है? जिसका व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता है, परंतु उसका सदस्य बनने की वह आकांक्षा रखता है। मान लीजिए, संदर्भ समूह का मतलब यह है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, या जो आईएएस या पीसीएस अधिकारी हैं उनके ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं। उनके ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी आप आईएएस या पीसीएस नहीं है। समझ रहे हैं ना? आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको अपना संदर्भ समूह मान रहे हैं, उस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, होना चाह रहे हैं कि हम भी आईएएस पीसीएस के ग्रुप में शामिल हो जाएं। यही बात यहां बताई गई है कि व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता है, व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता है उस समूह का, लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा जरूर रखता है। सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। अब देखिए, संदर्भ समूह बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा कि संदर्भ समूह के बारे में सबसे पहले एच हाइमन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी स्टेटस में बात की। उसके बाद रॉबर्ट मर्टन ने संदर्भ समूह को विकसित किया। संदर्भ समूह का मतलब क्या है कि व्यक्ति उस समूह का सदस्य तो नहीं है, लेकिन उस समूह का सदस्य बनने का आकांक्षी है, बनना चाह रहा है। क्लियर है ना? आगे देख लेते हैं। अंतः समूह तथा बाह्य समूह क्या है? अंतः समूह तथा बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप।
इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। देखिए, अंतः समूह तथा बाह्य समूह का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या बताएंगे, समनर ने। जैसे संदर्भ समूह का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या बताएंगे, एच छाइमन ने। विकसित किसने किया, मर्टन ने। संदर्भ समूह का मतलब क्या है, उस ग्रुप का वो सदस्य नहीं है लेकिन बनना चाह रहा है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा अंतः समूह और बाह्य समूह की बात कौन करता है, तो क्या बताएंगे, समनर। यहां पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अर्ध प्राथमिक समूह की बात कौन करता है, तो क्या बताएंगे, कूले। और अर्ध प्राथमिक को ही क्या कहते हैं, आभासी प्राथमिक समूह भी कहते हैं। ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंतः समूह तथा बाह्य समूह का प्रतिपादन समनर द्वारा किया गया था। अंतः समूह को हम समूह, अंतः समूह को हम समूह तथा बाह्य समूह को वे समूह कहते हैं। क्लियर है ना। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह को विकसित किया और समनर ही कहते हैं कि अंतः समूह क्या है, हम समूह है, और बाह्य समूह क्या है, वे समूह है ना। जिन समूहों के साथ कोई व्यक्ति पूर्ण एकात्मकता या तादत में स्थापित करता है उन्हें उसका अंतः समूह कहा जाता है। इन समूहों के सदस्यों के प्रति उनके मन में लगाव, सहानुभूति और स्नेह के भाव होते हैं। जैसे परिवार है ना, परिवार क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, अंतः समूह में आएगा। इनमें क्या होता है, लगाव भी होता है, सहानुभूति भी होती, स्नेह होता है। अगर मान लीजिए लगाव, स्नेह, सहानुभूति जैसे परिवार में होता है, इस तरह से चीजें मिल रही हैं, तो वो सब किस में आ जाएगा, अंतः समूह में आ जाएगा। और कह कौन रहा है, समनर कह रहे हैं। बाह्य समूह की बात करें, इसमें अलगाव होता है, यदा कदा शत्रुता या बैर की झलक मिलती है ना। बाह्य समूह में किसी व्यक्ति के संबंध में एक तरह की दूरी है ना, बाह्य समूहों से किसी व्यक्ति के संबंध में एक तरह की दूरी या अलगाव की या यदा कदा शत्रुता या बैर की भी झलक मिलती है ना। बैर भाव है, यदा कदा शत्रुता भी हो गई है, तो उसको समनर क्या बताते हैं, बाह्य समूह की बात करते हैं। समनर क्या कहते हैं उसे, बाह्य समूह। क्लियर है ना भैया यहां तक। अब देखिए, गिलिन और गिलिन का कहना क्या है, ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह के बारे में अगर हम बात करें, अनैच्छिक और ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो कभी कभी हो ही जाती है ना। सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि बोर्ड पर पीडीएफ है और हम लोग पढ़ रहे हैं। बड़ा इजीली नहीं, इतना लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब देखिए, हम बात करेंगे ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह, है ना। ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह, गिलिन और गिलिन, गिलिन और गिलिन तथा गिडिंग्स ने समूह को दो वर्गों, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूह में विभाजित किया है ना। गिलिन और गिलिन तथा गिडिंग्स ने समूह को दो वर्गों, ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह में विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है, गिलिन और गिलिन तथा गिडिंग्स ने समूह को दो वर्गों, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूह में विभाजित किया है ना। गिलिन और गिलिन तथा गिडिंग्स ने समूह को दो वर्गों, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूह में विभाजित किया है। ऐच्छिक समूह वे हैं जिनकी सदस्यता हम हासिल करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ऐच्छिक समूह आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो यही याद रखिएगा कि ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह की बात कौन करता है, तो क्या बताएंगे, गिलिन और गिलिन, और साथ में क्या बता देंगे, गिडिंग्स। दूसरी बात पूछा जाएगा ऐच्छिक समूह क्या है, तो क्या बताएंगे, जिनकी सदस्यता हम हासिल करना चाहते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक समूह का सदस्य इसलिए नहीं होता है कि उसे ऐसा होना पड़ता है, बल्कि इसका उद्देश्य अपनी साहित्यिक रुचियों को प्राप्त करना है ना। जिनकी सदस्यता हम हासिल करना चाहते हैं उसे ऐच्छिक समूह है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम उस समूह का सदस्य बनना चाहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम उस
समूह का सदस्य बनना चाहते हैं, ये कह कौन रहा है? गिलिन और साथ में गिडिंग्स, उसे ही क्या कहेंगे? ऐच्छिक समूह। अनैच्छिक समूह क्या होता है? वे जिनकी सदस्यता हमें इसलिए हासिल करनी पड़ती है क्योंकि यह हमारी व्यवस्था होती है। जिनकी सदस्यता हमें इसलिए हासिल करनी पड़ती है क्योंकि हमारी ये व्यवस्था होती है। कुल मिलाकर के ये याद रखिएगा कि हम विवश हैं, है ना, उस समूह का सदस्य बनने के लिए हम विवश हैं। इसमें हमारी रुचि या अरुचि का सवाल महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी खास जाति समूह का सदस्य इसलिए हो जाता है क्योंकि वह उस जाति में पैदा होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर SC ST कैटेगरी में है तो उसकी वो क्या है? मजबूरी है, वो जन्मजात है। अगर मान लीजिए कोई उसको समझा रहा है कि ये निचले तबके की जातियां हैं तो वो गलत बात है, वो जन्मजात चीजें, वो अपनी इच्छा से थोड़ी उसमें पहुंच गया है ना। उसी को यहां पर गिडिंग्स और गिलिन क्या कहते हैं? अनैच्छिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक समूह। अब ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के समान विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह को टानीज ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह के समान विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह को टानीज ने गेमिनसाफ्ट तथा गेसेलसाफ्ट, दुर्खीम ने यांत्रिक एकता तथा सावी एकता, सोरोकिन ने रूपवादी संबंध तथा अनुबंधात्मक संबंध, जबकि टालकट पार्सन्स ने इसे संबंध प्रतिमानों के आधार पर व्यक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के समान, प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के समान विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूहों को टानीज ने, प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के समान विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूहों को टानीज ने गेमिनसाफ्ट तथा गेसलसाफ्ट, टानीज ने क्या कहा? गेमिनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट। दुर्खीम ने, याद रखिएगा कई बार पूछा गया है कि गेमिनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट का उपयोग किसने किया, तो क्या बताएंगे? टानीज। दुर्खीम ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, और सोरोकिन ने रूपवादी संबंध और अनुबंधात्मक संबंध। सोरोकिन रूपवादी संबंध, अनुबंधात्मक संबंध, दुर्खीम यांत्रिक एकता और सावी एकता, टानीज गेमिनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट, जबकि टालकट पार्सन्स ने इसे संबंध प्रतिमानों के आधार पर व्यक्त किया। एक बार सुन लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा। जो खास पॉइंट हैं उनको आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। आपने देखा होगा जो खास पॉइंट हैं उन पर हम विशेष चर्चा करते हैं, बड़ा इजीली याद हो जाएगा, बस एक बार सुनिएगा, है ना। और एग्जाम में देखिएगा, अगर आप ये क्लास रेगुलर करते रहेंगे, जो भी 2-2.5 महीने का समय बचा हुआ है, 18 अप्रैल में एग्जाम आपका होना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप 2.5 महीना लगातार पढ़ के देखिएगा। उसके बाद आप खुद जान जाएंगे, महसूस हो जाएगा कि कहीं ना कहीं 10-20 प्रश्न हम लोग प्लस में हैं सिर्फ इस रिवीजन से। बाकी देखिए, कितना भी मैं लेक्चर दूं कि यहां से सब कुछ आ जाएगा, ये है वो है, आप बात नहीं मानेंगे। बात तभी मानेंगे जब एग्जाम में आपको हूबहू चीजें मिलेंगी। मैं अपना अनुभव भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, विभिन्न परीक्षाओं को मैंने भी दिया है ना। तो काम बड़ी ईमानदारी से हो रहा है, पढ़ते रहिए, और साथ में जो आपके दोस्त हों उनको इच्छा करे तो शेयर भी करिए। देखिए, समुदाय की बात करते हैं। समुदाय, कम्युनिटी, संदर्भ समूह हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद समुदाय,
समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी लैटिन के दो शब्दों काम तथा म्यूनिस से बना है। लैटिन के दो शब्द हैं काम और म्यूनिस से बना है। काम का अर्थ क्या होता है? टूगेदर, मतलब एक साथ। काम का अर्थ क्या है? टूगेदर, मतलब एक साथ। काम का अर्थ क्या हो जाएगा? टूगेदर, मतलब एक साथ। जबकि म्यूनिस का अर्थ सर्विंग, मतलब सेवा करना है। म्यूनिस का अर्थ क्या होता है? सर्विंग, मतलब सेवा करना। और काम का अर्थ क्या होता है? तो क्या बताएंगे? एक साथ या टूगेदर। अब ध्यान दीजिएगा, समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर, जनजाति अथवा राज्य के लिए किया जाता है। समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर, जनजाति अथवा राज्य के लिए किया जाता है ना? समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर, जनजाति अथवा राज्य के लिए किया जाता है। इसकी आधारभूत कसौटी यह है कि उनके अंतर्गत मनुष्य का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। मैकाइवर का कथन है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। याद रखिएगा, मैकाइवर ने क्या कहा है? कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। मान लीजिए कोई गांव है, शहर है, जनजाति है, बस्ती है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? समुदाय के अंतर्गत आएंगे। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? समुदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। और मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है? कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। अ कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ, है ना, कॉमन लिविंग, है ना। आगे देख लेते हैं। देखिए, मैकाइवर तथा पेज ने समुदाय के निर्माण के लिए दो बातों को आवश्यक माना है। मैकाइवर और पेज ने समुदाय के निर्माण के लिए दो बातों को आवश्यक माना है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला क्या हो जाएगा? स्थानीय क्षेत्र। और दूसरा क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना, है ना। मैकाइवर और पेज ने समुदाय के निर्माण के लिए दो बातों को आवश्यक माना है। पहला है स्थानीय क्षेत्र और दूसरा क्या है? सामुदायिक भावना। स्थानीय क्षेत्र और दूसरा क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? सामुदायिक भावना, है ना। मैकाइवर और पेज ने समुदाय निर्माण के लिए दो बातों को आवश्यक माना है, स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। ऑकबर्न और निमकाफ, है ना, इनके अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ऑकबर्न निमकाफ क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। बोगार्डस ने क्या कहा है? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना होती है तथा वह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। किम्बल यंग क्या क्या कहना है? कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान या क्षेत्र में रहता है और अपनी क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से ही प्रभावित होता है। देखिए, इन परिभाषाओं को कभी कदार तो पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मैकाइवर और पेज ने
समुदाय के निर्माण के लिए कौन कौन सी बातों का उपयोग किया है? तो दो बातों का, सामुदायिक भावना होना चाहिए और साथ में क्या है? स्थानीय क्षेत्र। अकबर निमकाफ क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के, किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। बोगार्ड्स के अनुसार क्या है? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना रहती है तथा वह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। बोगार्ड्स का कहना क्या है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना होती है तथा वह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। हम की भावना है और वह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। किंग्सले डेविस का मानना है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। साथ में किम्बल यंग क्या कहते हैं? समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान या क्षेत्र में रहता है और अपनी क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से ही प्रभावित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, समुदाय निर्माण के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख आधार हैं। उन आधारों को हम लोग समझते हैं, कौन कौन से आधार हैं, है ना। पहला देख लीजिएगा, समुदाय निर्माण के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख आधार हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा हो जाएगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है तभी हम उसे समुदाय मानेंगे। सबसे पहला पॉइंट समुदाय के लिए क्या याद रखेंगे कि व्यक्तियों का समूह होगा। व्यक्ति होंगे तभी समुदाय होगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा और साथ में सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और व्यक्तियों का समूह, ये 3 प्रमुख आधार हैं समुदाय के निर्माण के लिए। कौन कौन सा? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। अब सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति 3 रूपों में होती है। सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति 3 रूपों में होती है। पहला हम की अभिव्यक्ति, दूसरा दायित्व की भावना, तीसरा हो जाएगा निर्भरता की भावना। हम की अभिव्यक्ति, दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना। पहला क्या हो जाएगा? हम की अभिव्यक्ति, दूसरा क्या है? दायित्व की भावना, तीसरा क्या हो जाएगा? निर्भरता की भावना, है ना। अब अगला देख लीजिएगा, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं भैया, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, सामुदायिक भावना, पहला याद रखिएगा सामुदायिक भावना, दूसरा सामान्य जीवन, मूर्त रूप, अनिवार्य सदस्यता, विशिष्ट नाम, स्थानीय क्षेत्र, नियमों की व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, स्वतः विकास। कभी कभी ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से समुदाय के कौन से लक्षण हैं, है ना। समुदाय के कौन से लक्षण हैं? तो अगर ये आपको विशेषताएं पता है तो आप आंसर सही करके आएंगे। पहला है सामुदायिक भावना होना चाहिए, दूसरा है सामान्य जीवन, तीसरा है मूर्त रूप, फिर है अनिवार्य सदस्यता, फिर क्या है? विशिष्ट नाम, है ना। अगला क्या है? स्थानीय क्षेत्र, नियमों की व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, स्वतः विकास। अगर ये विशेषताएं हैं तभी समुदाय कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा? समुदाय। अब देखिए उदाहरण में क्या ले लेंगे? विशुद्ध समुदाय। विशुद्ध समुदाय में क्या आ जाएगा? जैसे जनजात, खानाबदोशी, जत्था, आदिम गांव। सीमावर्ती समुदाय में क्या आ जाएगा? जैसे परिवार, पड़ोस, बंदी गृह, जाति तथा बाहर से आकर एक स्थान पर बसे हुए समूह सीमावर्ती समुदाय कहलाते हैं, है ना। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि विशुद्ध समुदाय में क्या आएगा? जनजात, खानाबदोशी तथा आदिम गांव। सीमावर्ती समुदाय में क्या आएगा? परिवार, पड़ोस, बंदीगृह, जाति तथा बाहर से आकर एक स्थान पर बसे हुए समूह, है ना। पड़ोस तथा जाति को समुदाय नहीं माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भैया, कई बार पूछा गया, पूछा भी जाएगा कि पड़ोस तथा जाति को समुदाय नहीं माना गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, सही करके आइएगा। पड़ोस तथा जाति को समुदाय नहीं माना गया है। पड़ोस तथा जाति को समुदाय नहीं माना गया है, जबकि बंदी गृह पर मतभेद है। बंदी गृह पर मतभेद है। मैकाइवर एवं पेज ने बंदी गृह मतलब जेल को समुदाय मान लिया है ना। बंदी गृह पर मतभेद है। मैकाइवर और पेज ने समुदाय मान लिया है बंदी गृह को, क्योंकि समुदाय की दो मुख्य आवश्यकताएं, एक निश्चित भूभाग तथा कुछ सीमा तक सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसलिए मैकाइवर और पेज ने बंदी गृह को समुदाय मान लिया है। लेकिन पड़ोस और जाति समुदाय में नहीं आएगा, क्लियरली याद रखिएगा, है ना, समुदाय में नहीं आएगा। अब देखिए समुदाय और समाज में क्या क्या अंतर है, उस बात पर हम चर्चा करेंगे कि समुदाय और समाज में क्या क्या अंतर है ना। देखिए समुदाय तथा समाज में प्रमुख अंतर, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त व्यवस्था है ना। मैंने क्या बताया भैया कि समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त व्यवस्था है। समुदाय मूर्त है जबकि समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। समुदाय समाज का उपविभाग है जबकि समाज का क्षेत्र विस्तृत है। समुदाय समाज का उपविभाग है जबकि समाज का क्षेत्र विस्तृत है। कहने का मतलब यह है कि समाज का क्षेत्र विस्तृत है और उसी समाज के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा? समुदाय। जैसे मान लीजिए ये समाज है तो इसी का ये भाग क्या हो सकता है? समुदाय हो सकता है। इसी का भाग क्या हो सकता है? समुदाय। अगर ये समाज है तो इसी का भाग क्या हो सकता है? समुदाय। समुदाय की निश्चित क्षेत्रीय सीमाएं हैं, परंतु समाज की सीमाओं को निश्चित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी समुदाय की एक निश्चित सीमा होती है, जबकि समाज की एक निश्चित सीमा नहीं होती है ना। समाज की कोई फिक्स सीमा नहीं। आगे देख लेते हैं। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है, याद रखिएगा। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है जबकि समाज में इसका कोई महत्व नहीं है। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है
जबकि समाज में इसका कोई महत्व नहीं है। समुदाय को विशुद्ध, सीमावर्ती तथा परिवर्तनशील जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। समुदाय को विशुद्ध, सीमावर्ती तथा परिवर्तनशील जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जबकि समाज की प्रकृति संपूर्णता की होती है ना। मैंने क्या बताया आपको कि समुदाय को विशुद्ध, सीमावर्ती तथा परिवर्तनशील जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जबकि समाज की प्रकृति संपूर्णता की होती है। समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, परंतु समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। समुदाय की हमेशा क्या होती है, अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम। समाज क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे समिति के बारे में। आगे क्या पढ़ेंगे, समिति के बारे में, और समिति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।